हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की पैकिंग कैसे होती है। डीएनए बहुत बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं डीएनए की एक ह्यूमन की, तो अगर हम एक इंसान का सारा डीएनए निकाल दें तो वो क्या कर सकता है, अर्थ को भी 2 राउंड या 3 राउंड कवर कर सकता है। या फिर हम यहाँ से मतलब हम अपने अर्थ से सन तक का चक्कर कट लगा सकते हैं। अगर हम अपने सारे डीएनए को, अपनी बॉडी के सारे डीएनए को निकाल करके एक के ऊपर एक अरेंज करते जाएं तो क्या होगा, वो हम अर्थ से लेकर के सन तक का राउंड लगा सकते हैं। इतना बड़ा हमारा डीएनए एक पर्सन का हो जाएगा अगर हम अपनी बॉडी का सारा डीएनए निकाल दें तो डीएनए क्या होता है। डीएनए इतना बड़ा होता है तो इतने छोटे से सेल में कैसे आता है। सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स है उस पे कैसे अटैच होता है, ये इसमें कैसे इतने छोटे सी जगह में कैसे घुस जाता है, क्योंकि ये सुपर कॉइल्ड होता है और इसी को हम पैकेजिंग कहते हैं। यानी डीएनए कैसे इतने छोटे सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर पैकेज्ड होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वही हम देखेंगे कि कैसे ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉइल होकर के एक क्रोमोसोम के ऊपर लपेट करके न्यूक्लियस के अंदर पैक रहता है। सबसे पहले आपकी बुक में एक इक्वेशन दी हुई है कि लेंथ ऑफ द डीएनए मतलब दिया हुआ है आपको कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमन में दिया हुआ है और दो हमने देखा था कि 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अभी तक हमने देखा था कि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर था उसमें कितने बेस पेयर थे, एक टर्न में 10 थे और 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो जा रहा था, 0.34 नैनोमीटर। तो ये बोल रहा है कि 2 बेस पेयर का डिस्टेंस दिया हुआ है और टोटल बेस पेयर्स कितने हैं हमारे बॉडी में वो दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दोनों को जब हम लेंथ ऑफ द डीएनए जब हमको निकालना होता है कि डीएनए की टोटल लेंथ कितनी है, तो एक डीएनए की अगर हम लेंथ निकालें, हमारे बॉडी में जो लेंथ है डीएनए की वो कितनी है, वो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स। तो कितने हैं, डिस्टेंस कितना है, 0.34 इंटू 10 to the power -9। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यही चीज क्या हो जाएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.6 इंटू 10 to the power 9 इंटू 0.34 इंटू 10 to the power -9। तो ये -9 और +9 ये दोनों पावर तो कट हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर। यानी कि कितनी है डीएनए की लेंथ, 2.2 मीटर है। यही क्वेश्चन फिर आपका ई कोलाई के रेफरेंस में पूछ दिया है आपसे कि डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.3 मिलीमीटर। यानी कि आपको डीएनए की लेंथ दे दी है, ये नंबर दे दिया है और पूछ रहा है कि बताइए कि क्या होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे। यानी कि आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अब यही इक्वेशन पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, अगर पूछ दिया है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने को तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई। ई कोलाई की बात हो रही है, इसके पहले ह्यूमंस में था। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ डीएनए जो कि दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डीएनए कितना दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में ही 1.36 मिलीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, 1.36 इंटू 10 to the power -3। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स। तो हमको पता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर कितना होना चाहिए, 0.34 इंटू 10 to the power -9। ओके, अब क्या होगा, जब ये जो माइनस पावर है वो ऊपर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 4 और इंटू 4 इंटू 10 to the power -3 और इंटू 10 to the power, यहाँ नीचे माइनस में था, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो दोनों की अगर बेस हमें याद है, हमने बचपन से पढ़ रखा है, 7th 8th का कॉन्सेप्ट है ये कि जब दोनों के नंबर जो है सेम हो दोनों, तो क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट्स दोनों अलग अलग हो और नीचे का जो बेस है वो सेम होता है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 4। और जो बड़ा होता है उसकी पावर लग जाती है। तो आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर, 4 इंटू 10 to the power 6 मीटर।
ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगा सॉरी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 4 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट है ई कोलाई के अंदर। ओके तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। देन अब हम बात करते हैं कि ये पैकेजिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमने हमारे बुक में ये फोकस किया है कि देखिए डीएनए तो सबके पास है, वेदर इट इज अ बैक्टीरिया और हमारा मल्टी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, यानी कि इंसानों के अंदर भी डीएनए है और छोटी छोटी बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए है। बट डिफरेंस क्या है कि वो है प्रोकैरियोटिक और हम हैं यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो बहुत ही पहले, प्रोकैरियोटिक। ओके कैरियोटिक, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब जो आदि काल से चला आ रहा है, पुराने जमाने का न्यूक्लियस है। किसके पास है ये है मोनेरा किंगडम के पास, यानी जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है पुराने जमाने का। तो पुराने जमाने का है तो ज्यादा डेवलप नहीं होगा, इसका मतलब कि इसके पास न्यूक्लियर कवरिंग नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोट्स में यही क्या होता है, यू मतलब एडवांस, ठीक है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा कैसा है, एडवांस है ना, एडवांस मतलब डेवलप है। तो हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल के पास अंदर जो होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, कवरिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके पास पोर्स भी होते हैं, ये देखिए ये पोर्स हैं, ठीक है, तो ये पोर्स भी होते हैं इसके पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कहीं क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत सारे, कितने 46 होते हैं, ह्यूमन की केस की बात करें तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियर पोर बाहर होता है। बट ये केस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, इनके पास बाहर की कवरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में कहीं भी एक जगह बिखरा होता है। तो ये देखें न्यूक्लियस जो है मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, और ये जो इसके अंदर का कंटेंट है यानी कि डीएनए जो है वो कहीं पे भी ऐसे बिखरा हुआ है। ये है इसकी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के पास इसका न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे कहीं भी बिखरा हुआ है। इसी रीजन को हम जानते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से। न्यूक्लियोइड मतलब जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसी रीजन को, जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी रीजन को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। यहीं पे क्या होता है, इनके डीएनए यहीं पैकेज होती है। हमारे अंदर एक प्रोटीन होती है जिसके ऊपर डीएनए रैप होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या है, एसिडिक है, और एसिड है तो बेस से इंटरैक्ट करता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। घबराइए मत, अभी आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, अभी नाम सुन के डरना नहीं है। हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, जिसके ऊपर ये डीएनए ऐसे रैप होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्ट करके न्यूट्रल कंपोनेंट बना देते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोट्स के केस में एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, उसकी जगह ये न्यूक्लियोइड के रीजन में एक प्रोटीन होती है जिसके ऊपर ये क्या होती है, कवर्ड होती है। अभी आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी प्रोटीन होती है और कैसे अरेंज होता है, बस ये बता रखा है, क्योंकि प्रिमिटिव आपके प्रोकैरियोट्स से फोकस नहीं किया है एनसीईआरटी ने, आपको पढ़ना क्या है फोकस में, यूकैरियोट्स के बारे में। तो आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन इसके पास नहीं होती है। किसके पास नहीं होती है, बैक्टीरिया के पास नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। इनके पास एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड, वहीं पे डीएनए जो है वो रैप होता है, डीएनए वहां पे प्रेजेंट होता है कॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ओके, देन नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में, अब आपको हिस्टोन समझ में आएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोनेरा किंगडम के अलावा बाकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाकी जो है, प्रोटिस्टा हो गए, मैमिलिया हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, एनिमिलिया हो गए, प्लांटी हो गए, फंजाई हो गए, इसमें कैसा देखते हैं अरेंजमेंट, यूकैरियोट्स में कैसा दिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होती है बच्चों, हिस्टोन एक प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। क्या होता है कि हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करें ऐसा दिखेगा। इस क्रोमोसोम के ऊपर ये हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हिस्टोन्स ऐसे
बीड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसके ऊपर ये डीएनए ऐसे ऐसे कॉइल्ड होती है। ठीक है, तो ये हिस्टोन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए, इसी हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए ऐसे पैक है। ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है आपका, ये है डीएनए। और ये डीएनए किसके ऊपर लपेटी हुई है, समझ लीजिए एक बॉल है, बॉल के ऊपर डीएनए का एक थ्रेड है। मान लीजिए एक बॉल, उसके ऊपर आप थ्रेड लपेट रहे हो, तो बॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं हिस्टोन, और जो वो थ्रेड लपेट रहे हैं बॉल के ऊपर धागा, उसको हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए जो है वो इसके ऊपर ऐसे लपेटा होता है। आपकी बुक में ये सिंगल, ये 4 ऑक्टामर का जो स्टेज है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो एक ऑक्टामर है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो है उसको एक इससे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके ऊपर डीएनए ऐसे कॉइल्ड है। ठीक है, डीएनए इसके ऊपर ऐसे लपेटी हुई होती है। तो देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 4 सब यूनिट्स होती हैं। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जिसके पास 4 सब यूनिट्स होती हैं। ये 4 सब यूनिट्स क्या है, वो आपको नाम याद नहीं रखने हैं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। ये 4 सब यूनिट्स क्या है, ये 4 सब यूनिट्स क्या है, एक है H, यहाँ पे क्या है H2A, H2B, H3 और H4। 2 H2A है, 2 H2B है, 2 H3 है एंड 2 H4 है। टोटल कितनी होगी बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 हो गई। तो 8 ऐसे अरेंज होती हैं। देखिए H2A, आगे उसके क्या है H2B, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। इस तरीके से ये ऑक्टामर के फॉर्म में एक साथ ये सब यूनिट्स अरेंज होती हैं, 8 की 8, 4 के ऊपर 4, और ये क्या स्ट्रक्चर बनाती हैं, ऑक्टामर का स्टेज बनाती हैं। और ये हिस्टोन की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और मिलके हिस्टोन का फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 इन नंबर, ऑक्टामर हो गए 8 नंबर। अब बोलो कि मैम 2 से शुरू क्यों किया है, H3 है, H4 है, H1 किधर है, H1 इनके बीच में प्रेजेंट होती है। आपके बुक में ऐसे स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है ऐसे सर्कुलर, ये है H1 हिस्टोन सब यूनिट। H1 जो सब यूनिट है वो बीच में प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, लिंकर, यानी कि न्यूक्लियोसोम के 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, 2 न्यूक्लियोसोम को ऐसे पकड़ के टाइटली आपस में क्या करती हैं, ज्वाइन कर देती हैं। 2 को पकड़ के ऐसे खींच करके साथ साथ ले आती है। तो ये लिंक करने का काम करती हैं। और क्या करती हैं, डीएनए को और सुपर कॉइल, मतलब अभी डीएनए तो थोड़ा फैला हुआ था, अब इसको और टाइटली पैक करने का काम करती हैं H1 सब यूनिट, यानी कि इसी को लिंकर सब यूनिट भी या फिर लिंकर हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीच में ये डीएनए ऐसे लिंक होते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये जो मैं आप बोल रही हैं वो सब स्ट्रक्चर अब क्लियर हो जाएंगे। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, जब हिस्टोन के ऊपर, एक हिस्टोन के ऊपर डीएनए लपेटा होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इट इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है हिस्टोन, उसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम्स, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ अरेंज होते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है बच्चों, ये होती है एक क्रोमैटिन। ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये रेड रेड सर्कल क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। और डीएनए कैसा होता है बच्चों, डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, है ना। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, हिस्टोन होती है पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन होती है बेसिक और डीएनए होता है एसिडिक। अब बात आती है कि हिस्टोन क्यों बेसिक है, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है। डीएनए तो निगेटिवली चार्ज है क्योंकि फॉस्फेट है इसके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है 2 अमाइनो एसिड से। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है। प्रोटीन जो है कई सारी अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। तो ये अमाइनो एसिड्स किस अमाइनो एसिड से बनी है, ये लाइसीन और आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड से बनी है।
आपको याद रखना है लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड से बनी होती है। कौन बनी होती है? आपकी हिस्टोन प्रोटीन। और यही इसको बेसिक नेचर देती है। कौन? लाइसिन और आर्जिनिन नाम की अमाइनो एसिड, यही इसको निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज देती है, पॉजिटिव चार्ज देती है। अब इस हिस्टोन के ऊपर कौन लपेटा होता है? आपका डीएनए। सही जवाब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हिस्टोन के ऊपर कौन लपेटा होता है? डीएनए रैप होता है इसके ऊपर। और यहाँ पे डीएनए बहुत ही सुपर कॉइल स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब डीएनए और ज्यादा पास रहता है। और अब इनको और पास लाने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? दो हिस्टोन के बीच में H1 है ना, H1 इसको और पास ले आते हैं। डीएनए और स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? कंपैक्ट हो जाता है। जहां ये डीएनए इतने बड़े जगह में लेनी चाहिए थी, वो छोटी जगह सही में ही अट जाती है इसके ऊपर कॉइल होकर के। अब एक हिस्टोन के ऊपर कितने बेस पेयर्स होते हैं? ये डीएनए है, इसके ऊपर क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसके ऊपर कितने ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं? तो इसके ऊपर लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। वैसे तो आपको अलग अलग डेटा में दिखेगा, आप आगे पढ़ेंगे जब सीनियर क्लासेस में कहीं 146 दिया हुआ है, अलग अलग डाटा मिलता है आपको। बट आपकी एनसीईआरटी ने 200 बेस पेयर्स लिख दिया है, तो 200 बेस पेयर्स ही आपको टिक लगाना होगा, क्योंकि भले ही आंसर कोई भी करेक्ट हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, एनसीईआरटी का ही जो आंसर है उसी को सही माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक हिस्टोन के ऊपर 200 बेस पेयर्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये डीएनए एक बार पूरा लपेटता है और दूसरे बार हाफ बार मुड़ा रहता है, यानी कि हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए एक बार तो पूरा टर्न लेता है इसके पीछे से और दूसरी बार हाफ टर्न लेकर के इधर से निकल जाता है। तो 1.5 सर्कल ये लेता है, जिसमें कितना होता है? 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक हिस्टोन ऑक्टामर या एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास 8 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के आप सभी वाकिफ है क्रोमोसोम से। ये न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर है। ह्यूमंस के केस में 46 प्रेजेंट होते हैं। हनी बी के केस में कितने होते हैं? हनी बी की मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, 32 होते हैं फीमेल्स के केस में, और मेल्स के केस में होते हैं कितने? 16। तो अलग मेज में 20 होते हैं। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या होता है? ये आपका क्या खोल दिया, ये थ्रेड निकला हुआ जो दिख रहा है वो है आपका डीएनए। ये डीएनए खुलता है, इसी को बोलते हैं, जब मैंने बताया जब हिस्टोन, कई सारे हिस्टोन आपस में अरेंज होकर के इसके ऊपर डीएनए रैप होता है। एक हिस्टोन और डीएनए को तो बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर। तो ये है, देखिए कितने सारे न्यूक्लियोसोम है, उसके ऊपर डीएनए ऐसे कॉइल्ड है, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। नंबर ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। एक डीएनए और हिस्टोन, मतलब एक हिस्टोन है उसके ऊपर डीएनए रैप है, तो इसको बस न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। और कई सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम मिल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। ये और खोला गया तो देखा गया कि एक एक न्यूक्लियोसोम अलग हो गए, और इनको और खोल लिया गया तो ये डीएनए आपका बाहर आ गया इसके ऊपर से। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये डीएनए कॉम्पैक्टली पैक होता जाता है और एक क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमको दिखता कब है? ये हमको सेल डिवीजन के मेटाफेज में विजिबल होता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेज में सेल डिवीजन के ये हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है? तो ये हमको दिखता है लगभग 1400 नैनोमीटर जब इसकी साइज हो जाती है कॉम्पैक्ट होकर के। अब देखिए नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ के फॉर्म में चला गया, ये मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। तो और ये हम क्या देख रहे हैं कि ये कैसा अरेंजमेंट कर ले रहा है? बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये हमको कब दिखता है? ये हमको मेटाफेज में दिखता है। सेल डिवीजन के मेटाफेज में ये हमको अरेंजमेंट देखने को मिलती है, क्रोमोसोम हमको विजिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स तो हमने देख लिया, हम देखेंगे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। ये है हमारा, ये जो सर्कुलर फॉर्म है रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्टोन को, और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की अरेंजमेंट है वो हमारा डीएनए। इसके ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे हैं ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि एक तो इनका स्ट्रक्चर इनके जैसा हिस्टोन प्रोटीन्स की तरह नहीं होता, दूसरा इसके अंदर अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन नहीं होते, मतलब जितने अमाउंट में इनका
कंटेंट था अमीनो एसिड का वो कंटेंट यहाँ पे नहीं है। और इनका कैसा चार्ज था, इसमें जो चार्ज था वो अलग था, मतलब पॉजिटिवली चार्ज था, ये वैसे चार्ज नहीं रखते हैं क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन का कंटेंट उतना नहीं है जितना हिस्टोन प्रोटीन में था। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये डीएनए को और कॉइल करने में हेल्प करते हैं। डीएनए को और कॉइल स्ट्रक्चर देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, हिस्टोन है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर यानी कि क्या है 8 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन कौन था बच्चों, हाँ H1 लिंकर हिस्टोन है। और ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि डीएनए को और कॉइल करने में और पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। यानी डीएनए थोड़ा दूर भी थी और पास ले आएंगे, इनको इन स्ट्रक्चर्स को और पास ले आएंगे और डीएनए क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एक क्रोमोसोम्स के अंदर पैक होती चली जाएंगी। तो बस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, इनका काम है कि डीएनए को और पैकेज कर देना। देन नेक्स्ट यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, देखिए यू जहां भी वर्ड आएगा यू मतलब होता है ट्रू यानी एडवांस क्रोमैटिन, यही क्रोमैटिन जो है वो उपयोग में लाई जाती है। हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरो मतलब क्या हो गया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। ये कैसी होती है, देखिए आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, जो ज्यादा जब न्यूक्लियोसोम आस पास हो, बहुत ही पास हो, तब इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। और जब दो न्यूक्लियोसोम के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। अब क्योंकि ये दूर दूर है तो ये कलर लेंगी तो क्या होगा, इनका जो स्टेन ये लेती हैं वो स्टेन उतना विजिबल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर कोई भी चीज बहुत पास है तो वो क्या होती है, ये डार्क स्टेन लेती है, डार्क स्टेन लेंगी। और इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है, पूछ देगा कि कौन सी जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन दो तरीके की होती है। ये है आपका क्रोमैटिन, ये था क्रोमोसोम का एक क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये क्या होते हैं, ऐसे अरेंज थे, कौन अरेंज थे, डीएनए और हिस्टोन यानी न्यूक्लियोसोम। और ये इस पे क्या थी, क्रोमैटिन फाइबर्स थी। जब क्रोमैटिन फाइबर्स बहुत पास हो, बहुत पास इसके ऊपर हिस्टोन्स अरेंज हो, तब इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। जब इसी के ऊपर ये क्या हो, दूर हो, तो इसको बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम दूर हो तो इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। ये डार्क स्टेन लेता है, ये लाइट स्टेन लेता है। क्यों, क्योंकि ये दूर है तो कितना भी स्टेन लेगा तो दूर रहने की वजह से इनका स्टेन हमको उतना डार्क विजिबल नहीं होता है। ये डार्क पिंक कलर का स्टेन ले लेते हैं, ठीक है, ये हल्का जो है इनका स्टेन उतना नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये पास न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट करते हैं, इनके न्यूक्लियोसोम दूर होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये बनाते हैं आरएनए का फॉर्मेशन करके, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन यही करते हैं, ये करते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए इसमें दूर है, डीएनए जब दूर है तभी तो इस पे आकर के बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, और इससे क्या बनाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस पे आएगा और इससे बनाएगा आरएनए, डीएनए से बना देगा आरएनए, और आरएनए से हमारी प्रोटीन बन जाएगी, किससे, यूक्रोमैटिन में। तो यूक्रोमैटिन जो है वही बनाता है, इसी को ट्रू क्रोमैटिन बोलते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराने की प्रोसेस यही कराता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसलेशन प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है। तो ये यूक्रोमैटिन कराता है। लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो डीएनए से आरएनए बनाने में बहुत मुश्किल करता है। कुछ ही हेटेरोक्रोमैटिन, ये फर्दर क्लासिफाइड है फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटिव, मतलब इसके ये कुछ ही हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो आरएनए बनाती हैं। अभी के लिए आपको याद रख लेना है कि नहीं बनाती हैं ये आरएनए, और ये आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये हेटेरोक्रोमैटिन यहाँ टीलोमियर पोजीशन पे ज्यादातर हमको मिल जाती हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रखती हैं, और बाकी इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यूक्रोमैटिन। और बस हेड पे क्या प्रेजेंट होती है, टीलोमेरिक पोजीशन पे, टीलोमेरिक यानी क्रोमोसोम का हेड, वहां पे प्रेजेंट होती हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।